जय हिंद। आइए आज के वीडियो में देखते हैं पेपर 1 का चैप्टर 9 जो कि बीएड सेकेंड ईयर का है। चैप्टर का नाम है फ्लैंडर्स की अंतःक्रिया के विश्लेषण की पद्धतियाँ। ठीक है, मतलब ये फ्लैंडर्स ने जो अंतःक्रिया की विश्लेषण की पद्धति बताई, बस इसी के बारे में पढ़ना है। जो कोई खास बड़ा चैप्टर नहीं है, क्योंकि पार्टिकुलर उन्हीं का वो जो पद्धति है वही पढ़ना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दें, जो लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। उसमें पूरा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, जितने पीडीएफ है वो सब मिल जाएंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जब भी हम देखते हैं आप लोगों का कमेंट ना, एकदम दिल गदगद हो जाता है कि चलिए कम से कम इतना लोग हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, तो आप लोग कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए। आइए शुरू करते हैं। बीएड सेकेंड ईयर का पेपर 1 है, प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ लर्निंग। ठीक है, इसमें चैप्टर 9 है। चैप्टर 9 है फ्लैंडर्स के अंतःक्रिया विश्लेषण पद्धति। मतलब फ्लैंडर्स का जो अंतःक्रिया विश्लेषण है उसकी पद्धति के बारे में पढ़ना है, बस, और कुछ ज़्यादा इसमें नहीं है। ठीक है, तो फ्लैंडर्स साहब का जो भी नियम है उसको जानने से पहले ये तो जान लें कि अंतःक्रिया क्या है। ठीक है, अंतःक्रिया क्या होता है। तो अगर शिक्षण की स्थिति में देखें, जब पढ़ाने की बात होती है तो वहाँ पे अंतःक्रिया का मतलब होता है कक्षा के अंदर। अंतः मतलब अंदर, अंतः मतलब अंदर, क्रिया मतलब कोई भी काम। तो अंदर जो काम होता है, किसके अंदर, पढ़ने पढ़ाने की बात हो रही है तो कहाँ, कक्षा के अंदर। कक्षा के अंदर जो भी, और कक्षा के अंदर कौन सा अंतःक्रिया होगा, केवल छात्र तो अपने अंतःक्रिया करेंगे नहीं, तो केवल शोरगुल करेंगे और कुछ करेंगे नहीं। तो शिक्षक और छात्र के बीच कक्षा के अंदर जो भी क्रिया होती है वो अंतःक्रिया कहलाती है। ठीक है, मतलब कक्षा के अंदर शिक्षक और छात्र के बीच की क्रिया। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अंतःक्रिया किस पर निर्भर करती है। कि अंतःक्रिया पूर्णतः मतलब ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक के व्यवहार पर निर्भर करती है। शिक्षक अगर खड़ूस टाइप का होगा, अंदर क्या होगा, ज़्यादा शोरगुल नहीं होगा, बच्चे चुपचाप बैठ के सुनते रहेंगे। जिसको समझ में आएगा वो भी, जिसको नहीं आएगा वो भी बैठा ही रहेगा, वो नहीं पूछेगा, क्योंकि क्यों पूछे, सर डांट देंगे ऐसे वैसे। ठीक है, तो ये शिक्षक के व्यवहार के ऊपर ज़्यादातर डिपेंड करता है। शिक्षक का व्यवहार अच्छा है तो फिर बच्चे भी उनसे पूछेंगे, उत्सुकता दिखाएंगे, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेंगे, बताएंगे सर ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, ऐसे तुम, मतलब ये सारा चीज़ें। तो शिक्षक का व्यवहार जितना ही अच्छा रहेगा उतना ही बच्चे एक्टिव रहेंगे और उतना ही बच्चे क्रियान्वित रहेंगे, तो अंतःक्रिया उतना ही ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये शिक्षक के व्यवहार पे डिपेंड करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। शिक्षण व्यवहार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। शिक्षण व्यवहार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है शिक्षण अधिगम। तो जो भी हम व्यवहार कर रहे हैं, मतलब व्यवहार का मतलब वहाँ बच्चों को बताना, बोर्ड पे लिखना, पढ़ना, पढ़ाना, समझाना, क्वेश्चन पूछना, ये सब चीज़ें जो हो रही है किसके लिए, शिक्षण अधिगम के लिए। अधिगम का मतलब होता है सिखाना, मतलब उनको शिक्षा ग्रहण करने के लिए, कि कैसे भी कर ले वो सीख ले ये चीज़ें। हमको चाहे जैसे भी करना पड़े, सामने वाला बच्चा ये सब सीख ले। ठीक है, तो किसके लिए होता है, मुख्य उद्देश्य होता है शिक्षण अधिगम। ठीक है, आइए शिक्षण व्यवहार में क्या क्या हो सकते हैं। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, शिक्षण व्यवहार, ये बहुत इस चैप्टर में आएगा। तो इसके अंदर मतलब कौन कौन ऐसा काम होगा तो हम उसको समझेंगे कि शिक्षण व्यवहार है। ठीक है, कौन कौन ऐसा काम होगा जिसको हम समझेंगे कि शिक्षण व्यवहार है। देखिए शिक्षण व्यवहार में आता है श्याम पट्ट पर लिखना, व्याख्या करना, स्पष्टीकरण देना, प्रदर्शन करना, प्रश्न पूछना, प्रत्युत्तर देना, निर्देश प्रदान करना, प्रशंसा करना, अभिप्रेरणा देना, छात्रों को कक्षा में क्रिया के लिए उत्साहित करना और मूल्यांकन करना इत्यादि। मतलब ये सब जो काम है ये सब कक्षा के अंदर ही होगा। तो कक्षा के अंदर ये इतने सारे काम होते हैं, वो सब काम शिक्षण व्यवहार पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, और यही सब चीज़ें अंतःक्रिया है। ठीक है, व्यवहार अच्छा रहेगा तो ये सब चीज़ें खूब होगी, व्यवहार अच्छा नहीं रहेगा तो ये सब चीज़ें ना मात्र के होगी। मजबूरी में कोई पूछ लिया तो पूछ लिया, नहीं शिक्षक किसी को उठा के पूछ लिया तो कुछ बच्चा बोलेगा, नहीं तो नहीं बोलेगा, चुप रहेगा। तो शिक्षक के ही व्यवहार पर अंतःक्रिया निर्भर करता है। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रमबद्ध निरीक्षण किसे कहते हैं। क्रमबद्ध निरीक्षण, क्रमबद्ध का मतलब होता है सिक्वेंशियल, सीरीज में, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। ठीक है, और निरीक्षण का मतलब होता है इंस्पेक्शन, जो भी निरीक्षण करता आता है ना, चेक करने वाले, देखने वाले, वही। तो क्रमबद्ध निरीक्षण
यहीं से आप अपना निकाल सकते हैं डेफिनेशन। यह एक ऐसी प्रक्रिया है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कक्षा व्यवहारों का बिना किसी पूर्वाग्रह के निरीक्षण किया जाता है। मतलब कक्षा व्यवहार, कक्षा में जो व्यवहार हो रहा है शिक्षक और छात्र के बीच, शिक्षक को बिना बताए, पूर्वाग्रह मतलब पहले से बिना कुछ कहे निरीक्षण किया जाता है। मतलब कक्षा में बताने अचानक से पहुंच गए, जैसे पढ़ाते हैं ना, टीचर लोग पढ़ा रहे हैं, कोई प्रिंसिपल चला गया, कभी कोई मतलब कोई भी वहाँ चला गया, डायरेक्टर आ गया कि हाँ भाई क्या पढ़ाई हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे, मतलब जो कुछ भी अभी आगे बताएंगे किस टाइप का निरीक्षण होता है, कैसे क्या क्या पद्धतियाँ हैं, क्या क्या तरीके। इसलिए वीडियो पूरा देखिए, वीडियो बहुत ही अच्छा होने जा रहा है। मतलब ये शिक्षक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, शिक्षक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए ताकि कभी भी निरीक्षण हो तो अपने आप को अच्छा साबित कर सकें। ठीक है, तो उनके लिए बहुत अच्छा होने जा रहा है वीडियो। और क्वेश्चन आएगा बीड में, वो तो अलग की बात है। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है शिक्षक के दृष्टिकोण से। उनके अंदर क्या व्यवहार होना चाहिए, कभी निरीक्षण होगा तो उनको क्या कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे उनका व्यवहार शिक्षक के समय कोई निरीक्षण करता है उसके सामने होना चाहिए, बच्चों के सामने कैसा होना चाहिए, उनके क्या क्या प्रभाव हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या महत्व है, ये सब चीज़ें इसमें बताया जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है वीडियो। वीडियो को लास्ट तक देखें, पूरा चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि क्यों होता है, क्या होता है, कैसे होता है, ये सब निरीक्षण क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है और उसके क्या फ़ायदे घाटे हैं। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन था हम लोगों का, क्वेश्चन 6। अंतःक्रिया विश्लेषण क्या अर्थ है, अंतःक्रिया विश्लेषण का क्या अर्थ है। देखिए अर्थ इनका है, ऐसी प्रणाली जिसके द्वारा कक्ष में घटने वाली घटनाओं का निरीक्षण कर उसका विश्लेषण किया जाता है। मतलब कक्ष मतलब कक्षा के अंदर जो भी घटनाएं घटना क्या, वहाँ कोई मारपीट थोड़ी हो रहा है कि घटना वहाँ घट, मतलब जो कुछ भी घटना, मतलब शिक्षक और छात्र के बीच जो भी अंतःक्रिया हो रही है, ठीक है, उसका निरीक्षण करके, निरीक्षण किया मतलब कोई थर्ड पर्सन गया वहाँ निरीक्षण किया, देखा कैसे क्या बच्चे क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कैसा चल रहा है, और उसका विश्लेषण करना। ठीक है, निरीक्षण तो कर लिया, डेटा आ गया अपने पास, फिर उसका विश्लेषण करना एक एक पॉइंट का कि भाई ऐसे बच्चा वहाँ घूम रहा था, शिक्षक पढ़ा रहा था, मतलब शिक्षक बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहा था, या शिक्षक क्वेश्चन पूछ रहा था, बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे थे, शिक्षक उसका जवाब नहीं दे रहा था। मतलब इस टाइप की चीज़ों को वहाँ ऑब्जर्व करेंगे कि ऐसा क्या हो रहा है वहाँ पे, और उसका विश्लेषण करेंगे। वही चीज़ है अंतःक्रिया विश्लेषण। अंतःक्रिया मालूम है और विश्लेषण मालूम, विश्लेषण तो ही हो गया अंतःक्रिया विश्लेषण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा निरीक्षण प्रणाली को कितने वर्गों में बांटा गया है। कक्षा निरीक्षण प्रणाली मैंने कक्षा का निरीक्षण किया जाता है, उसकी जो प्रणाली है, सिस्टम है, कितने तरह से है। ठीक है, तो देखिए इसका 2 प्रणाली है, बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। आपको पता चलेगा, जैसे हम कभी टीचर पढ़ाते हैं तो कोई आ जाता है ना, क्यों आता है, आप समझ में आएगा कि क्यों आता है और उसका फिर उद्देश्य क्या होता है। अभी तक तो ये समझ में आ रहा होगा कि अरे उद्देश्य होता है कि इसका देखो बिहेवियर कैसा, नहीं निकालने की बात चल रही है, क्या हमारी लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है, मूल्यांकन करना ज़रूरी होता है, उनको भी पता रहना चाहिए कौन सा टीचर कैसा पढ़ा रहा है, इसलिए वो लोग निरीक्षण करते हैं। ऐसा हमेशा निगेटिव नहीं रहता कि निकालने की बात चल रही है। ठीक है, तो कक्षा निरीक्षण प्रणाली को 2 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन सा, एक संकेतन प्रणाली और दूसरा श्रेणी या वर्ग प्रणाली। श्रेणी प्रणाली का या वर्ग प्रणाली का। ठीक है, संकेतन और श्रेणी या वर्ग। देखिए संकेतन क्या होता है और श्रेणी क्या होता है, बहुत ही आसान भाषा में लिखा गया है, तो बहुत ही ध्यान से सुनिए। इसमें शिक्षक के व्यवहार की सूची निरीक्षक को दी जाती है। मतलब कुछ पहले से डिफाइंड व्यवहार का एक लिस्ट दे दिया जाता है कि शिक्षक कैसा पढ़ा रहा है, शिक्षक श्यामपट्ट का यूज कर रहा है कि नहीं, शिक्षक छात्रों से क्वेश्चन पूछ रहा है कि नहीं, शिक्षक छात्रों को चारों तरफ से मतलब पूरा निगरानी कर रहा है कि नहीं, शिक्षक श्यामपट्ट पे लिखते समय उसका क्या बिहेवियर है, उसको श्यामपट्ट पे सीधी लाइन में लिख पा रहा है कि नहीं, ये सब तमाम चीज़ों को उसका एक सूची होता है पहले से। ठीक है, बस उस सूची में पढ़ना है, पढ़ा लिखा है, शिक्षक क्वेश्चन पूछ रहा है कि नहीं बच्चों से, निरीक्षक गया वॉच किया, देखा कि क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहा तो उसमें कट कर देगा। फिर मान लीजिए अगला है कि शिक्षक श्यामपट्ट का यूज कर रहा है कि नहीं, देखा रहे तो आधा घंटा से पढ़ा रहे हैं, श्यामपट्ट पे कुछ लिखे नहीं, बोर्ड पे कुछ लिखे नहीं, तो उसमें कट करें। तो ये चीज़ें होती हैं। तो उसमें क्या होता है, शिक्षक को एक सूची दी जाती है, लिस्ट दिया जाता है, और उसमें निरीक्षक उसका केवल टिक लगा देता है, निशान लगाता है, जो कक्षा में देखता है उस चीज़ों को निशान लगा देता है। तो ये है संकेत प्रणाली। ठीक है, संकेत से काम हो गया, टिक लगाया काम हो गया। अगला क्वेश्चन है श्रेणी प्रणाली क्या है। जब ये संकेत प्रणाली है तो श्रेणी क्या है। तो श्रेणी प्रणाली में है, इसमें कक्षा में संपन्न होने वाले विभिन्न व्यवहारों के श्रेणी क्रमानुसार लिखते हैं। मतलब कक्षा में निरीक्षक गया,
निरीक्षक जो निरीक्षण करने वाला है, जो बाहरी आया है उसको चेक करने के लिए, तो गया। उसके बाद कक्षा में जो जो चीज़ हो रहा है सिस्टमेटिक तरीके से वो लिखता जाएगा। पहले शिक्षक आया तो लिख देगा, फिर ये टॉपिक बताया, फिर ये सैंपल पे लिखा कि ये बच्चों को एक्सप्लेन करना शुरू किया। जो जो टीचर करता जाएगा स्टेप बाय स्टेप उसको श्रेणी बना के लिख देगा, वो हो गया श्रेणी प्रणाली। बात वही है, उसमें पहले से लिस्ट लिखा हुआ था तो वो हो गया संकेत प्रणाली। इसमें क्या किया उन्होंने कि वो चीज़ों को हाथ से लिखा कि किस सीरीज़ में ये कर रहे हैं, ठीक है। सीरीज कहीं ऐसा नहीं सीक्वेंस है, कोई ऐसा बीच में कोई पॉइंट ना मिस हो, या इनका सीरीज कोई ऊपर नीचे हो, पता चला पहले बताना है उसके बाद पूछना है, पता चला पहले पूछ रहे बता, मतलब ये सब चीज़ों का एक सीरीज बना लेंगे जो जो वहाँ पे देखेंगे। तो ये हो गया श्रेणी प्रणाली। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है। उनको एक लिस्ट दिया जाएगा संकेत प्रणाली में, उसमें केवल टिक करना है कि ये चीज़ कक्षा में हुआ कि नहीं हुआ, उससे नहीं पता चलेगा ये चीज़ कब हुआ, किस सिक्वेंस में हुआ। इसमें क्या है, श्रेणीगत प्रणाली में इसमें लिखा जाएगा किस सिक्वेंस में कौन कौन काम हुआ, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतःक्रिया विश्लेषण की सहायता से क्या क्या पता कर सकती है, मतलब अंतःक्रिया जो होता है ना उससे क्या क्या हम पता करवा सकते हैं, क्या क्या हो सकता है। तो देखिए क्या क्या हो सकता है। कक्षा की समस्त क्रियाओं एवं व्यवहारों का निरीक्षण अंतःक्रिया से, अंतःक्रिया विश्लेषण से पता लग जाएगा कि कक्षा में कैसा व्यवहार हो रहा है, कैसा क्रिया हो रहा है, ठीक है। उसका विश्लेषण होगा, पता लगेगा, ठीक। दूसरा है समुचित अंकन। समुचित अंकन मार्किंग हो जाएगा, कैसा टीचर का बिहेवियर है, कैसे क्या, उसका मार्किंग हो गया, ठीक। विश्लेषण करेंगे तो मार्किंग करेंगे तभी विश्लेषण होगा। फिर वैज्ञानिक मूल्यांकन, उसका मार्किंग, उसके बाद मूल्यांकन, दोनों सेम चीज़ है लगभग, ठीक है। कि किसमें कितना इनको मार्क दिया गया, मतलब किसमें ये अच्छा थे, किसमें खराब थे, उस चीज़ का मूल्यांकन हो गया। फिर शिक्षक की प्रभावशीलता, अंतःक्रिया के विश्लेषण से शिक्षक की प्रभावशीलता भी पता लगेगा कि शिक्षक के कक्षा में आने से बच्चों पर क्या प्रभाव उनका पहले से था, वो चीज़ वहाँ दिखेगा। अगर कोई शिक्षक का प्रभाव अच्छा होगा तो बच्चे एकदम सीरियस होकर उनकी बातों को सुनेंगे और पढ़ना चालू कर देंगे, और शिक्षक का प्रभाव अच्छा नहीं होगा तो बच्चे उनका बात ही नहीं सुनेंगे, 10 मिनट तक वो चुप रहो शांत रहो यही करते रह जाएंगे, पढ़ाई कुछ हो नहीं पाएगा। तो ये चीज़ का भी पता लगेगा, ठीक है। अगला है पॉइंट, कक्षा के सामाजिक एवं भावात्मक वातावरण का मापन। वही सामाजिक एवं भावात्मक में कक्षा में शिक्षक के आने से कैसा वातावरण वहाँ रहा, शिक्षक और बच्चे और हल्ला करने लगे कि शांत हो गए, नहीं, ये सब चीज़ों का पता लगेगा, ठीक है। वहाँ का कैसा माहौल रहा। आइए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अंतःक्रिया विश्लेषण की निरीक्षण पद्धति क्या है। निरीक्षण पद्धति पूछ रहा है ना, लेकिन निरीक्षण पद्धति बहुत सारी है, ठीक है। अब इसमें से हम मतलब ये टेबुलर फॉर्म में था तो इसलिए हम इसका इमेज ही डाल दिए, कोई ज़रूर नहीं है कि सब आपको पढ़ना ही है, इसमें से एक एक दो दो इम्पोर्टेंट पढ़ लीजिए और वो में से, ठीक है। सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो हमें बहुत टाइम लग जाता है टेबल बनाने में, और फिर आज वीडियो नहीं आता तो आप लोग फिर बोलते सर आज वीडियो नहीं आया, ठीक है। तो इसमें से कोई ऐसा नहीं है कि सब पढ़ना है, इसमें से कुछ चीज़ें आप देख लीजिए क्या क्या है पद्धतियाँ। जैसे पहला पद्धति है मेडले तथा मिजल, ठीक है। तो ये है मेडले मिजल प्रवर्तक थे, मतलब इस पद्धति के प्रवर्तक थे मेडले तथा मिजल, ठीक है। इनका उद्देश्य क्या था, इस पद्धति के बनाने का उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य था निरीक्षण द्वारा स्नातक अक्षरों का अध्ययन, स्नातक शिक्षकों का अध्ययन करना था निरीक्षण द्वारा, ठीक है। और इनका योगदान क्या रहा इस पद्धति में, तो इनका योगदान रहा शाब्दिक तथा अशाब्दिक निरीक्षण। शाब्दिक और अशाब्दिक आप लोग भली बातें जानते हैं, शाब्दिक मतलब बोलकर, अशाब्दिक मीन्स बिना बोले संकेत से, ठीक है। वैसे डीजी रायन ये प्रवर्तक थे इस पद्धति का उद्देश्य था शिक्षक की विशेषता। शिक्षक की विशेषता को अगर जानना हो तो इस पद्धति का यूज करेंगे। और उनका योगदान क्या था, शिक्षक विशेषताओं के स्वरूप का अध्ययन, उनके जो शिक्षक का विशेषता था ना, उनके स्वरूप का अध्ययन करना। तो ये सब चीज़ें पद्धति है, आप चाहे तो 1 बाय 1 हम स्क्रीन पे ला रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसमें और कुछ है नहीं, ये कब हुआ था, इसके प्रवर्तक कौन थे, और इनका योगदान क्या था, और इसका उद्देश्य क्या था ये पद्धति बनाने का, ठीक है। प्रवर्तक में कौन, इनको जनरली कोई पद्धति होती है ना तो उन जो वैज्ञानिक इसको ईजाद करता है बनाता है उन्हीं के नाम पे रख दी जाती है, ठीक है। तो उनके नाम पे ये पद्धति हो गई। इनका उद्देश्य क्या था, मिडिल कॉलम में दिया हुआ है, और उस पद्धति में उसका योगदान क्या था, थर्ड वाले कॉलम में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये इसको आप एक बार सरसरी निगाह से पढ़ लेंगे, ठीक है। हम एक बार यहाँ से स्क्रीन थोड़ा थोड़ा रोक दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं एक्सप्लेन करने वाला, इसमें बस पद्धति है, उसका नाम है, और उन प्रवर्तक के नाम, उनका
क्या योगदान है, क्या उद्देश्य था, बस। ठीक है, इसको एक बार रीड कर लीजिएगा बस। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है, अंतःक्रिया विश्लेषण किसे कहते हैं। अब तो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जान चुके हैं कि अंतःक्रिया क्या है। मतलब शिक्षक के व्यवहार या क्रियाओं को क्रमबद्ध निरीक्षण विधि के द्वारा जो विश्लेषण किया जाता है वो अंतःक्रिया विश्लेषण है। ये क्वेश्चन एक बार और बता चुके हैं, हमें लगता है वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, थोड़ा सा शब्दों का आगे पीछे है, बात वही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 13, अंतःक्रिया विश्लेषण के क्या क्या उद्देश्य हैं, कि अंतःक्रिया विश्लेषण के उद्देश्य क्या है। अब देखिए उद्देश्य इनका है शिक्षक की विशेषताओं का अध्ययन करना। जो शिक्षक की विशेषता है अंतःक्रिया में अगर निरीक्षण करेंगे तो शिक्षक की जो भी विशेषता है पता लग जाएगी। ठीक है, तो शिक्षक की विशेषताओं का अध्ययन करना, निरीक्षण के माध्यम से शिक्षक के व्यवहारों का अध्ययन करना। निरीक्षण के माध्यम से शिक्षक के व्यवहारों का अध्ययन होगा, भाई कैसा व्यवहार कर रहा है वो क्लास में, ठीक है, बच्चों के साथ, तो वो भी पता लग जाएगा निरीक्षण करेंगे तो। अगला पॉइंट है शिक्षक और छात्र व्यवहार का अध्ययन करना। शिक्षक और छात्र के बीच क्या कैसा व्यवहार हो रहा है वो भी अध्ययन हो जाएगा। ठीक है, फिर कक्षा कार्य का विश्लेषण, कक्षा में क्या क्या कार्य हो रहा है उसका भी विश्लेषण हो जाएगा, निरीक्षक तो पूरा देखेगा ना। अगला पॉइंट है प्रशिक्षण प्रभाव तथा अशाब्दिक संप्रेषण का विश्लेषण। परीक्षण का प्रभाव और अशाब्दिक संप्रेषण का विश्लेषण। देखिए परीक्षण का प्रभाव और अशाब्दिक मतलब बिना बोले भी बच्चों को किस तरह से वो संप्रेषण कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं उससे भी। जैसे मान लीजिए कभी कोई टीचर क्वेश्चन पूछा बच्चों से, बच्चे नहीं बता पाए, फिर कोई लास्ट में सही जवाब दे दिया तो टीचर मुस्कुरा देता है, तो उसका मतलब हो गया कि हाँ इस लगता है इस बार सही बताए हैं। तो कुछ अशाब्दिक चीज़ें भी होती हैं जो कि एक्सप्रेशन से भी पता लग जाता है। जैसे ऐसे टीचर कर लिया इसका मतलब कुछ गलत बोल दिया, और ऐसे कर लिए इसका मतलब हुआ कि वो सही आ रहा है, सही बताने की कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है। ठीक है, मतलब ये चीज़ें अशाब्दिक है। तो ये सब संप्रेषण में आप चैप्टर देख सकते हैं, संप्रेषण का हम बहुत ही अच्छा वीडियो बनाए, आप लोग देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में है। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके सारा वीडियो देख सकते हैं। पेपर 1 और पेपर 4 का मैक्सिमम वीडियो उसमें पड़ा हुआ है, सब सीरियल वाइज चैप्टर वाइज है, आप उसको देख सकते हैं ये मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके। ठीक है, आप लोग आएंगे तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। हालांकि इसकी ज़रूरत है नहीं, आप लोग पूरा अवेयर हैं कि प्लेलिस्ट कहाँ होता है और किस हिसाब से है, आप लोग उसको देख लीजिए कि बीएड सेकेंड ईयर पेपर 1 प्लेलिस्ट, बीएड सेकेंड ईयर पेपर 4 प्लेलिस्ट, उसमें जाएंगे तो सीरियल वाइज सब चैप्टर वाइज है। ठीक है, तो उसमें आप देख लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्लैंडर्स आगे फ्लैंडर्स साहब का यही तो चैप्टर था, इन्हीं के बारे में तो पढ़ना है। फ्लैंडर्स ने कक्षागत व्यवहार के शाब्दिक व्यवहार को मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया है। शाब्दिक व्यवहार को कितने भागों में, शाब्दिक व्यवहार को देखिए उन्होंने 3 भागों में विभाजित किया। पहला है शिक्षक कथन, भाई शिक्षक कुछ बोल रहा है तो शिक्षक कथन हो गया, तो वो बोल रहा है मतलब शब्द हो गया, शब्द शाब्दिक हो गया। छात्र कथन, छात्र भी बोल रहा है। और मौन या विभ्रांति, यहाँ थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा, अभी हम उसको डिटेल से बताएंगे कि मौन है तो कैसे शाब्दिक हुआ। ठीक है, मौन या लिखा हुआ, विभ्रांति मतलब दोनों चीज़ें, इसलिए यहाँ पर चलिए आगे हम आएगा ये क्वेश्चन हम बताएंगे। ठीक है, अब देखिए शिक्षक कथन, अगला क्वेश्चन है शिक्षक कथन किसे कहते हैं। आप लोग बहुत ही होशियार हैं, शिक्षक कथन आप आराम से पता लगा सकते हैं कि शिक्षक द्वारा बोला गया कथन, तो इसमें कोई ऐसा है नहीं। शिक्षक कथन, शिक्षक द्वारा कक्षा शिक्षण के दौरान कुछ भी कार्य तथा क्रिया की जाए, तो केवल बोलना ही नहीं, कुछ भी कार्य क्रिया कुछ भी हो तो शिक्षक कथन में आएगा। अगला क्वेश्चन है शिक्षक कथन को कितने भागों में विभाजित किया गया है। और देखिए अब उसका तो 3 भाग हो गया, अब इसका भी दो भाग आ गया कि शिक्षक कथन को कितने भागों में विभाजित किया, तो 2 भागों में। पहला है प्रत्यक्ष वर्ग, दूसरा है अप्रत्यक्ष वर्ग। प्रत्यक्ष मीन्स डायरेक्ट, अप्रत्यक्ष मीन्स इनडायरेक्ट। ठीक है, तब देखिए प्रत्यक्ष वर्ग क्या होता है, अगला क्वेश्चन है यही अपना, प्रत्यक्ष वर्ग क्या होता है। तो शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया में कक्षा में शिक्षक अपना प्रभुत्व जमाता है, वही है प्रत्यक्ष वर्ग, प्रभुत्व जमाना हो गया प्रत्यक्ष वर्ग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अप्रत्यक्ष वर्ग क्या होता है। अप्रत्यक्ष वर्ग में शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया में कक्षा में शिक्षक अपना, अच्छा ये तो हो गया। अप्रत्यक्ष वर्ग शिक्षक अप्रत्यक्ष रूप से अधिगम की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है, मतलब अधिगम की प्रक्रिया, पढ़ाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा देता है। जो वो इनडायरेक्ट होता है
तो उसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष वर्ग, मतलब अपना प्रभुत्व जमाना प्रत्यक्ष वर्ग, और अधिगम की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना अप्रत्यक्ष वर्ग। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 19 अप्रत्यक्ष व्यवहार में फ्लेंडर ने कितने श्रेणी को विभाजित किया? अप्रत्यक्ष में को भी अब कई श्रेणी आ गए, कौन कौन सा है? तो विचार स्वीकृति, प्रशंसा या प्रोत्साहन, प्रशंसा प्रोत्साहन करेंगे तो भी ये अप्रत्यक्ष रूप से आप अधिगम दे रहे हैं ना, अधिगम करा रहे हैं। छात्रों के विचारों का उपयोग, छात्र जो बोल रहा है उसको उसी के भाषा में उसी को बताना, ठीक है, और प्रश्न करना, ये सब चीज़ें हो गया फ्लेंडर के हिसाब से अप्रत्यक्ष व्यवहार। ठीक है, अगला है क्वेश्चन प्रत्यक्ष व्यवहार में कितनी श्रेणियाँ होती हैं या कितने श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? प्रत्यक्ष में क्या है? भाषण देना। भाषण मतलब क्या? लेक्चर देना, वहाँ पे जो भी लेक्चर डिलीवर कर रहा है टीचर, वो जो भी बोल रहा है पढ़ा रहा है वो है, यानी कि भाषण मतलब वही है बोलना, चाहे कहीं भी हो। भाषण का ज़्यादातर इंडिया में लोग समझते हैं कि वो नेता ही देते हैं, कुछ बोलना, लोगों को संबोधित करना ही भाषण होता है। ठीक है, कोई अगर बोलने लगता है तो उसको लोग कहते हैं ज़्यादा भाषण मत दो, बैठ जाओ इधर। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा निगेटिव रूप में लेते हैं, लेकिन भाषण देने का मतलब होता है कि कुछ लोगों को संबोधित करके बताना। तो शिक्षक भी वही करता है, बच्चों को संबोधित करके सब चीज़ें बताता है कैसे क्या है, तो हो गया भाषण देना। दूसरा है निर्देश करना, निर्देशित करना, मतलब निर्देश देना, ऑर्डर देना, कुछ भी करना कि भाई तुम उठो, तुम बताओ, तुम बैठो, वो करो, ऐसा करो, ये सब निर्देश हुआ। अगला आलोचना तथा अधिकार प्रदर्शन। आलोचना या अधिकार प्रदर्शन, आलोचना मतलब कहीं किसी में कमी बेसी है तो उसको बताना, उसको समझाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन 21 छात्र कथन किसे कहता है? अभी तक शिक्षक कथन चल रहा था, अब देखिए छात्र कथन क्या है। छात्रों द्वारा कक्षा में प्रदर्शित शाब्दिक व्यवहार क्रियाएं छात्र कथन कहलाते हैं। मतलब छात्रों द्वारा कक्षा में जो भी शाब्दिक प्रदर्शन या व्यवहार होता है वो छात्र कथन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 22 फ्लेंडर्स ने कक्षा कथन को कितने भागों में विभाजित किया? ठीक है, छात्र कथन को यहाँ जो भी ऐसा फ्लेंडर्स का ही है, चैप्टर का ही नाम है फ्लेंडर्स का पद्धति, तो जो भी ऐसा फ्लेंडर्स से रिलेटेड है, तो फ्लेंडर्स ने छात्र कथन को कितने भागों में विभाजित किया है? देखिए कितने भागों में विभाजित किए हैं। छात्र कथन अनुक्रिया, पहला है छात्र कथन अनुक्रिया। इसमें क्या होगा? शिक्षण की क्रिया निर्देश तथा प्रश्नों का छात्र द्वारा उत्तर देना, छात्र कथन अनुक्रिया है। ठीक है, मतलब शिक्षक की जो क्रिया निर्देश है, जो शिक्षक है निर्देश दे रहा है, ठीक है, प्रश्न पूछ रहा है, उस प्रश्न का उत्तर देना छात्र कथन होगा, लेकिन इसका है छात्र कथन अनुक्रिया के अंतर्गत आएगा। ठीक है, दूसरा है छात्र कथन स्वपकर्म। इसमें क्या होगा? छात्र स्वयं से वार्ता करने की पहल करेगा शिक्षक से और पूछेगा, स्पष्टीकरण मांगेगा, अपना विचार प्रस्तुत करेगा। मतलब छात्र कथन दो तरीके का हो गया, दो तरीका। पहला हुआ शिक्षक क्वेश्चन पूछता है तो वो आंसर देगा तो हो जाएगा छात्र कथन अनुक्रिया। दूसरा शिक्षक से खुद के अपने मन का सवाल अपने से पूछेगा, शिक्षक से पूछने की जरूरत नहीं कि शिक्षक पूछेगा तब हम बताएंगे, उसके अंदर कोई भी डाउट है वो पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा दूसरा कथन छात्र कथन स्वकर्म। ठीक है, छात्र दो ही तरीके से कक्षा में बोलता है, या तो शिक्षक पूछेगा या तो उसको डाउट होगा। तो शिक्षक पूछेगा तो छात्र कथन अनुक्रिया, डाउट होगा अपने मन से पूछ रहा है, स्पष्टीकरण मांग रहा है तो छात्र कथन स्वकर्म होगा। ठीक है, अब आगे देखिए मौन या विभ्रांति का मतलब क्या है? मौन या विभ्रांति का मतलब, कक्षा में कुछ समय के लिए एक साथ बोलते, जैसे कक्षा में कभी कभी देखेंगे सब लोग हाँ 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 बोलने लगते हैं, कुछ भी एकदम रैंडम, आपको समझ में नहीं आएगा किसने क्या बोला, तो इस टाइप का हल्ला होने लगेगा। तो वो या एकदम से कभी कभी ऐसा भी माहौल होता है एकदम शांत हो जाते हैं बच्चे, कहीं कोई कुछ नहीं बोलता है, कैसा भी सिचुएशन आता है। तो इन दोनों सिचुएशन को एक ही अंतर्गत रखा गया है, वो है मौन या विभ्रांति। ठीक है, मौन मतलब सभी चुप, विभ्रांति मतलब सब बोलेंगे और कुछ किसी का कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, जैसे कोई इजी टॉपिक पूछ लीजिए तो लगेगा सब बोलने, ये तो किसी का कुछ समझ में नहीं आएगा, तो ये है विभ्रांति। ठीक है, मौन मतलब कभी कभी ऐसा होगा एकदम सब शांत हो जाते हैं, कुछ नहीं बोलेंगे, ये है मौन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतःक्रिया मैट्रिक्स की रचना कैसे करते हैं? ठीक है, अंतःक्रिया मैट्रिक्स की रचना, तो कक्षा के व्यवहार का क्रमबद्ध निरीक्षण कर उन्हें एक तालिका में लिखा जाता है। मैट्रिक्स का मतलब एक तालिका बना लेते हैं, जो भी उनका व्यवहार है क्रमबद्ध तरीके को एक तालिका में लिख देते हैं, तो अंतःक्रिया मैट्रिक्स हो गया। वही ऐसे ही बनाया जाता है, जैसे आपको निरीक्षक बना दिया गया कि जाइए
इस क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं उसका आप निरीक्षण करके आइए। तो आप जाएंगे तो देखेंगे, उसको एक कॉलम वाइज लिख लेंगे, तालिका में बना लेंगे और जाके अपने जो भी बोला है प्रिंसिपल डायरेक्टर जो भी, तो उसको दे देंगे कि सर ये चीज़ हमने वहाँ देखा, तो वो चीज़ हो गया। ठीक है। अंतःक्रिया, अगला क्वेश्चन है, अंतःक्रिया मैट्रिक्स में कौन कौन से बिंदु होते हैं, कौन कौन सा पॉइंट होना चाहिए। जैसे आपको मान लीजिए भेज दिया प्रिंसिपल लेके जाइए फलाने क्लास में, क्लास 8 में फलाने मैडम का क्लास चल रहा है या फलाने सर का क्लास चल रहा है, उनका आप निरीक्षण करके आइए। तो ऐसे जाके घूम के तो आएंगे नहीं ना, बताना पड़ेगा कि क्या क्या आपने वहाँ देखा। तो कम से कम ये बिंदु जरूर होना चाहिए। इसलिए बोल रहे हैं आपके लिए ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। बीएड में तो बाद में आएगा, अपने जीवन में पहले इसका यूज करना है, क्योंकि आप लोग शिक्षक बनेंगे तो शिक्षक में ये गुण होना चाहिए कि हमको किसी का निरीक्षण करना हुआ या हमारे निरीक्षण में कोई आया, दोनों को कैसे हैंडल करना है। ठीक है। कोई ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि आपका निरीक्षण करने आ जाए, तो उस सिचुएशन में आपको कैसे करना। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको भेज दिया गया निरीक्षण करने के लिए कि आप जाइए, तो उनको क्या क्या रिपोर्ट बताएंगे, क्या क्या जाके बताएंगे। ऐसे तो है नहीं कि आपका दोस्त होगा तो बोल देंगे अरे सब ठीक है सब ठीक है, ऐसे तो ऐसे तो नहीं माना जाएगा ना, पॉइंट बाई पॉइंट बताना होगा। ठीक है। तो क्या क्या मैट्रिक्स, कौन कौन से बिंदु होते हैं देखिए। कक्षा में शिक्षक का व्यवहार कैसा है, तो एक आप पॉइंट बनाएंगे, कक्षा में शिक्षक का व्यवहार, उस पॉइंट को लिखेंगे। ठीक है। रिपोर्ट जब बनाएंगे देने, जैसे आपको कोई भेजा कि जाइए क्लास 8 के कक्षा में विज्ञान की क्लास चल रही है, आप वहाँ उसका निरीक्षण करके आइए, तो आप एक पेज ले जाएंगे, वहाँ पे लिखेंगे कक्षा में शिक्षक का व्यवहार, उसका जो व्यवहार है वो चीज़ उसको वहाँ लिख लेंगे, अच्छा व्यवहार है खराब व्यवहार है, क्या है, क्या कमियाँ हैं वो लिख लेंगे, क्या अच्छाइयाँ हैं वो लिख लेंगे। ठीक है। दोनों पॉइंट लिखना है। फिर छात्र कितने सक्रिय थे उस शिक्षक के पढ़ाने में, पढ़ाते समय छात्र कितने एक्टिव थे, कितने एग्रेसिव थे कि सर पढ़ा रहे हैं हमको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो कितने एक्टिव। जैसे जितना ही ज़्यादा समझ में आता है उतने ही छात्र एक्टिव होते हैं, जब समझ में नहीं आता है तो नींद आने लगता है। ठीक है। इनएक्टिव हो जाते हैं। तो कितने एक्टिव थे उसको लिखना है। ठीक है। कितना मतलब नंबर नहीं, किस टाइप से कितने, मतलब पूरा एक्टिव थे कि आधा एक्टिव थे कि डल थे एकदम, ये चीज़ें। अगला पॉइंट है शिक्षक कितना वो कैसा प्रोत्साहन छात्रों को देता है, कितना वो कैसा प्रोत्साहन, मतलब कोई छात्र अगर सही जवाब देता है तो उसका प्रोत्साहन कर रहा है तो किस हिसाब से कर रहा है, कितना प्रोत्साहन कर रहा है। ठीक है। अगला पॉइंट है छात्र व शिक्षक के व्यवहार में कमियां और उन्हें कैसे सुधारा जाता है। छात्र और शिक्षक के बीच में जो व्यवहार हो रहा है उसको वॉच करिए, ध्यान से वॉच करना है, और क्या क्या कमियां हैं उसको लिखना है, उसको कैसे सुधारा जा सकता है उसका सुझाव कर देना है। ठीक है। हमेशा निरीक्षण निकालने के लिए, शिक्षक को निकालने के लिए नहीं होता है, कभी कभी निरीक्षण होता है उसको सुधार के लिए, कभी कभी शेड्यूल होता है। प्रिंसिपल या जो प्राइवेट स्कूल है, प्रिंसिपल और डायरेक्टर ये सब करवाते रहते हैं बीच बीच में ऐसे, तो सब लोग एक्टिव रहते हैं, अपना मतलब अच्छे से तैयार किए रहते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है कक्षा शिक्षण समग्र रूप से कैसा है और पूरा ओवरऑल कैसा शिक्षण रहा, उसका 1-2 पॉइंट लिख देना है। ठीक है। तो ये हो गया मैट्रिक्स बिंदु कौन कौन से, इतना बिंदु तो कम से कम होना चाहिए, इसके अलावा 2-4 बिंदु अपनी तरफ से अगर अच्छा खराब जो देख रहे हैं उसको तो लिख दीजिए, कम से कम ये बिंदु होना चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 26। फ्लैंडर्स द्वारा विकसित 10 श्रेणी विधि। देखिए फ्लैंडर्स ने जिस विधि को विकसित किया था उसका नाम है 10 श्रेणी विधि। क्वेश्चन भी आ सकता है कि फ्लैंडर्स द्वारा विकसित विधि का क्या नाम है, तो 10 श्रेणी विधि, या कितने श्रेणी हैं, तो 10 हैं। ठीक है। तो कैसे भी क्वेश्चन आ गए, तो इसलिए हम पॉइंट बाई पॉइंट बता रहे हैं ताकि आप लोग कैसे भी क्वेश्चन को घुमा के आए आप उसको ईजिली हैंडल कर लो। ठीक है ना। तो फ्लैंडर्स द्वारा विकसित 10 श्रेणी विधि या अंतःक्रिया विश्लेषण विधि के कितने भाग हैं, मतलब फ्लैंडर्स ने जो अंतःक्रिया विधि का विश्लेषण किया, अंतःक्रिया विधि जो बताया उसी का नाम है 10 श्रेणी विधि। ठीक है। तो उसके कितने भाग हैं, तो 2 भाग हैं। पहला है अंकन प्रक्रिया, दूसरा है व्याख्या की प्रक्रिया। अंकन प्रक्रिया मतलब मार्किंग करना, टीचर ने किस काम को कैसे किया, कितना किया, उसका मार्किंग कर लिया और उस मार्किंग के आधार पर उसकी व्याख्या कर दी, भाई यहाँ कम मार्क दिए हैं तो क्यों दिए, यहाँ ज़्यादा मार्क दिए हैं तो क्यों दिए हैं। ठीक है। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंकन प्रक्रिया का क्या मतलब है। आगे अंकन प्रक्रिया का क्या मतलब है, देखिए मतलब है निरीक्षणकर्ता कक्षा में शिक्षण के आधार पर विभिन्न अंतः प्रक्रियाओं का अंकन करता है। मतलब निरीक्षणकर्ता जो निरीक्षण करने गया है वो कक्षा में जितने भी प्रोसेस, जितने भी व्यवहार हुए, जितने भी अंतः प्रक्रिया हुई है उस सबका मार्किंग कर लेगा, नंबर वाइज दे देगा, इसमें 1 नंबर, इसमें 2 नंबर, इसमें 3 नंबर, इसमें 5 नंबर, जिसका जैसा व्यवहार रहा 10-10 में मिल सकता है, कम खराब टीचर है तो कम भी मिल सकता है, जो भी मार्किंग हो गया अपने पास नंबर आ गया कि अमुक टीचर का ये है अंकन, मतलब ये है इनके व्यवहारों का अंतःक्रिया का अंकन, मार्किंग। ठीक है। इसके बाद
व्याख्या प्रक्रिया का क्या मतलब है, तो अब इसी अंकन का व्याख्या करेंगे। अंकन से प्राप्त आंकड़ों की व्याख्या करना कि हम यहाँ 10 में से 8 नंबर दिए तो क्यों दिए, क्यों 2 नंबर काट लिए, 10 में से 10 दिए तो क्यों 10 में से 10 दिए, क्या उनका इतना अच्छा था व्यवहार या अंत प्रक्रिया। तो इस चीज़ों को अब एक्सप्लेन करना वो व्याख्या में आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्याख्या कितने प्रकार से की जाती है। अब देखिए एक के एक अंदर घुसते जा रहे हैं, डीप में डीप चले जाइए, तब जाके आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आएगा। केवल ऊपर ऊपर 2-4 क्वेश्चन पढ़ लेंगे, कहीं अंदर से क्वेश्चन आ गया फिर फंस जाएंगे। इसलिए हम पूरी चीज़ों को बताते चल रहे हैं। अभी अपने पास समय है, अभी तो एग्ज़ाम का फॉर्म लगभग बहुत जगह अभी नहीं भरा गया है, तो अभी भरने में टाइम है। मतलब मान के चलिए कि सितंबर फर्स्ट वीक तक एग्ज़ाम होने की संभावना है। तो इसलिए आप लोग घबराइए नहीं, आराम से पढ़िए, चीज़ों को याद करते हुए चलिए। ठीक है, अगर लगे कि हाँ हमें कन्फ्यूजन हो रहा है तो उसको रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, लेकिन चीज़ें क्लियर हो जाए तब आगे बढ़िए। ऐसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो जाके आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि कल एग्ज़ाम देने जाना है, तो अभी एग्ज़ाम का भी टाइम टेबल भी नहीं आया, तो ऐसा नहीं कि आज टाइम टेबल आएगा कि कल से एग्ज़ाम है, इतना अचानक से भी नहीं होगा। कम से कम टाइम टेबल आने के 10 दिन 15 दिन 20 दिन का टाइम होगा, और एग्ज़ाम का फॉर्म आएगा तो उसके लिए कम से कम 1 हफ्ता 10 दिन का टाइम होगा। तो मिला जुला के 1 महीना तो अपने पास है ही। तो इसलिए आराम से पढ़िए। जो लोग अभी शुरू नहीं किए उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो लोग भी अपना पढ़ाई अभी से भी शुरू करेंगे तो अच्छा तैयारी हो सकता है। लेकिन हाँ, अब जो नहीं शुरू करेगा तो देरी कर सकते हैं कि अब देरी हो जाएगी उनके लिए, फिर उनको केवल पास करना ही कहेंगे। और केवल पास करना कोई फ़ायदे का बात नहीं है, क्योंकि इसका वेटेज होता है, इसके नंबर का वेटेज होता है सुपर टेट में। केवल पास करके डिग्री लेने से कोई मतलब नहीं है, सुपर टेट क्वालिफाई करना है। इसके बाद हम टेट और सुपर टेट वालों के लिए वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो आप लोग को हमेशा मतलब हम जोड़ के रखेंगे ताकि आप लोग को हम सफलता दिला सकें। इसलिए आप लोग जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए ताकि हमें एनर्जी मिलता रहे और हम आपको पूरा एनर्जी से अपने चीज़ों को डिलीवर करते रहें। ठीक है, अपने लेक्चर को देते रहें। ठीक है, आइए देखिए व्याख्या कितने तरीके से, 2 तरीका का है। पहला है परिमाणात्मक और दूसरा गुणात्मक। ठीक है, परिमाणात्मक में परिणाम मतलब अभी आगे आएगा क्या है। फिर परिमाणात्मक में 3 है, वर्गानुपात, व्यवहार अनुपात, अंतःक्रिया चर। ठीक है, गुणात्मक में क्या है, प्रवाह चार्ट, प्रवाह रेखा चित्र और अंतःक्रिया प्रतिमान मॉडल। अगला देखिए क्वेश्चन 30 है, परिमाणात्मक व्याख्या कैसे करते हैं। उसी का अब एक एक चीज़ को देखना है। परिमाणात्मक व्याख्या, परिमाणात्मक व्याख्या दिए गए सूत्र की सहायता, मतलब उनका एक कुछ सूत्र दिए हैं। सूत्र को हम नहीं लिखे हैं, सूत्र है बुक में, चाहे तो आप देख सकते हैं। सूत्र हमें उतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा कि वो सूत्र पूछ लेगा। हाँ, कैसे किया जाता है ये पूछ सकता है, तो उसमें एक सूत्र होता है। जितने भी अलग तरीके हैं, अलग अलग टाइप के कई सूत्र हैं, तकरीबन 10 सूत्र था। 10 सूत्र की मदद से हम परिमाणात्मक व्याख्या करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है, गुणात्मक व्याख्या कैसे करते हैं। क्या वो तो परिमाणात्मक तो सूत्र से हो गया, सूत्र से निकल गया, फार्मूला है उससे निकाल लिए। गुणात्मक चार्ट तथा रेखा चित्र के माध्यम से, मतलब चार्ट बना देंगे कि इनका ऐसा है, तो चार्ट देखेंगे कि एक दिन का निरीक्षण हुआ, दूसरे दिन का हुआ, तीसरे दिन का हुआ, तो इनका ग्राफ बढ़ रहा है कि नहीं, मतलब प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं, तो ये गुणात्मक व्याख्या होगा। ठीक है, चार्ट या रेखा चित्र से। ठीक है, आइए क्वेश्चन 32 देखते हैं, प्रवाह चार्ट किसे कहते हैं। प्रवाह चार्ट किसे कहते हैं। परिमाणात्मक व्याख्या से प्राप्त आंकड़ा, परिमाणात्मक क्रिया से आंकड़ा हमें मिलेगा, कुछ नंबर मिलेगा, क्योंकि वो सूत्र लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे तो कुछ ना कुछ डेटा आएगा। उस डेटा से प्राप्त आंकड़ों को घड़ी के अनुरूप चार्ट में अंकित किया जाता है, मतलब एक क्लॉकवाइज ऐसे चार्ट बना देते हैं। ठीक है, तो वो हो गया प्रवाह चार्ट, घड़ी की अनुरूप। ठीक है, सर्किल में ऐसे बना देंगे, घड़ी जैसे करता है क्लॉकवाइज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रवाह या मंजूषा रेखा चित्र। और देखिए घड़ी के जैसा ऐसे सर्किल में बना दिया चार्ट, तो बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है कि भाई ये कैसे गोल गोल है। उसमें उसको समझने के लिए आपको डिग्री समझना होगा कि कौन सा चार्ट में कितना डिग्री एंगल बना है, जैसे आप पाई चार्ट करते हैं। ठीक है, अगर वो नहीं समझ में आएगा तो फिर ये भी नहीं समझ। इसलिए प्रवाह चार्ट की जगह पे एक और दूसरा चार्ट आ गया, प्रवाह रेखा चित्र चार्ट या मंजूषा रेखा चित्र चार्ट। ठीक है, उसमें क्या है, इसमें अलग अलग अंकित किया जाता है, मतलब इसमें शिक्षण व्यवहारों को, हर शिक्षण व्यवहार को अलग अलग अंकित किया जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका प्रवाह या मंजूषा रेखा चित्र। अब प्रवाह चार्ट जैसे पाई चार्ट है, चार्ट सेम है, तो वही पाई चार्ट राउंड बनाएंगे, तो उसमें आपको एंगल का ज्ञान होना चाहिए कि एक सर्कल टोटल एंगल कितना बनाता है, और 90 डिग्री एंगल बनेगा तो उसके लिए 1/4 जो भी होगा, तो वो चीज़ें हैं। तो वो चीज़ अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपके लिए दूसरा है प्रवाह मंजूषा रेखा चित्र। ठीक है,
मंजूषा रेखाचित्र या प्रवाह रेखाचित्र। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं 34। अंतःक्रिया प्रतिमान किसे कहते हैं? प्रतिमान मतलब होता है मॉडल। तो अंतःक्रिया मॉडल, इसमें शिक्षण के स्वरूप तथा व्यवहार दोनों का अध्ययन तथा विश्लेषण किया जाता है। मतलब अंतःक्रिया मॉडल जो है ना, इसमें शिक्षण के स्वरूप और व्यवहार दोनों का अध्ययन किया गया और विश्लेषण किया गया, हो गया अंतःक्रिया प्रतिमान। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। फ्लैंडर्स की आधारभूत धारणा क्या है? फ्लैंडर्स की आधारभूत धारणा देखिए क्या क्या है। शिक्षक के व्यवहार से छात्र प्रभावित होता है, मतलब उनका ये मानना है फ्लैंडर्स साहब का। और मानना क्या है, सही बात है। बच्चे को अगर छात्र मतलब शिक्षक कुछ कह दे तो उसको ज़्यादा ध्यान देंगे, घर के पेरेंट्स करेंगे उसको उतना नहीं ध्यान देते हैं। शिक्षक का दिए कि भाई ये पेज फटना नहीं चाहिए या इस पर ज़्यादा मतलब नीट एंड क्लीन होना चाहिए, तो फिर बच्चे उसको बहुत ध्यान से करेंगे। कोई अगर घर का दूसरा व्यक्ति छू भी देगा ना तो सर चलो इसको हमको सही नहीं तो सर मारने लगेंगे, कुछ ऐसा। मतलब शिक्षक की बातों से वो प्रभावित होते हैं। ठीक है, अगला है शिक्षक प्रक्रिया में शिक्षक, ऐसा नहीं कि पेरेंट की बातों से नहीं होते प्रभावित, उनसे भी होते हैं, लेकिन शिक्षक की बात, हम यहाँ शिक्षक और छात्र की बात कर रहे हैं तो शिक्षक की बातों से छात्र प्रभावित होते हैं। ठीक है, दूसरा है शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक छात्र का संबंध महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल महत्वपूर्ण होगा, नहीं होने से उनको समझ, जब किसी के ऊपर विश्वास ही नहीं होगा तो कैसे उनकी बातों को समझेगा? तो महत्वपूर्ण होगा तभी तो उसको विश्वास करेगा, फेथ करेगा कि हाँ सर बोले कि ये चीज़ इस वजह से होता है, तो वो वजह उसको याद कर लेगा, समझ लेगा। ठीक है, अगला है शिक्षक का जनतंत्रात्मक व्यवहार अधिक पसंद किया जाता है। देखिए जनतंत्रात्मक व्यवहार, जनतंत्र क्या होता है? जैसे कोई बच्चा गरीब है, कोई बच्चा धनी है, तो ऐसा नहीं कि शिक्षक धनी बच्चा को ज़्यादा ध्यान दे रहा है, गरीब बच्चा को बता ही नहीं रहा है, ऐसे नहीं। ऐसा होना चाहिए जनतंत्रात्मक, मतलब सबको एक। जैसे जनतंत्र में क्या होता है, संविधान एक है, चाहे नेता हो या आम आदमी हो, चाहे कोई करोड़पति हो या कोई गरीबी रेखा के नीचे हो, अगर दोनों लोग सेम गलती किए हैं तो दोनों लोग के कानून सेम होगा। यही होता है ना जनतंत्र। अगर दोनों में से कोई गरीब और कोई अमीर, दोनों लोग चोरी किए हैं तो दोनों के लिए जो संविधान में सजा है वही सजा होगी। ठीक है, मर्डर किए हैं तो वही सजा होगी। तो वैसे ही है, शिक्षक को भी ऐसा ही करना चाहिए कि चाहे गरीब हो या अमीर हो, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, चाहे जैसा भी हो छात्र, उसको सभी छात्र के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। और ये एक अच्छे शिक्षक का यही अच्छा गुण होता है, यही एक अच्छा व्यवहार होता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं जनतंत्रात्मक व्यवहार। ठीक है, अगला पॉइंट है शिक्षण में कक्षा का वातावरण महत्वपूर्ण है। बिल्कुल महत्वपूर्ण है। शिक्षण में वातावरण अच्छा नहीं रहेगा, पता चला गाड़ी घोड़ा का शोरगुल है या कोई पंखा ऐसा चल रहा है, खट खट आवाज़ हो रही है, तो उसमें थोड़ा डिस्टर्बिंग होगा। तो मतलब महत्वपूर्ण होता है वातावरण अच्छा रहेगा तो आप भी अच्छे तरीके से पढ़ा सकेंगे। ठीक है, बच्चे शोरगुल करते रहेंगे फिर भी आप नहीं पढ़ा पाएंगे। तो वातावरण अच्छा रहने से बच्चे शांत होकर सुनेंगे ध्यान से, तो आपको भी पढ़ाने में मज़ा आएगा। ठीक है, अगला है कक्षा में शाब्दिक व्यवहार का प्रयोग अधिक किया जाता है। बिल्कुल अधिक। शाब्दिक व्यवहार जब तक बोलेंगे नहीं कक्षा में, कोई सुनेगा तो इशारा थोड़ी पढ़ाएंगे, तो ऐसे थोड़ी पढ़ाई होगा, ऐसे कोई समझ ही नहीं पाएगा। सांकेतिक तो जब कभी बोला व्यवहार किया जाता है, ज़्यादातर तो शाब्दिक ना, भाई खड़े हो बताओ, सही बोल दिया तो बैठ जाओ, मतलब ऐसे करते। लेकिन हर चीज़ सांकेतिक तो नहीं कर सकते ना, शाब्दिक तो बोलना ही, शाब्दिक तो मेन है, तो वही है शाब्दिक व्यवहार का प्रयोग अधिक होता है। ठीक, अगला पॉइंट है कक्षा में शाब्दिक व्यवहार कक्षा के संपूर्ण व्यवहार का प्रतिनिधित्व करता है। बिल्कुल, जितने भी व्यवहार करेंगे सबसे ज़्यादा व्यवहार शाब्दिक ही होगा। कोई भी व्यवहार करेंगे तो मुंह से बोलना ही तो पड़ेगा, तो वो शाब्दिक व्यवहार सबसे ज़्यादा होगा, और जो चीज़ सबसे ज़्यादा है वही प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है भाई, जिसका लोकतंत्र में जिसका ज़्यादा सीट वही प्रतिनिधित्व करता है, तो वैसे ही समझ सकते हैं कि जो चीज़ ज़्यादा है वही चीज़ प्रतिनिधित्व कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 36। फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण की क्या क्या विशेषता है? अंतःक्रिया विश्लेषण की विशेषता, अब देखिए विशेषता क्या है फ्लेंडर साहब के अंतःक्रिया विश्लेषण, जो अंतःक्रिया विश्लेषण किया है उनका क्या क्या विशेषता है। पहला, इसमें फीडबैक की व्यवस्था होती है। फीडबैक का मतलब कोई चीज़ अगर आप पढ़ा रहे हैं तो आप उल्टा उन्हीं से पूछेंगे भाई कैसा पढ़ा हुआ समझ में आया कि नहीं, कहाँ हमारी कमी है। तो ये सब फीडबैक की व्यवस्था होती है। लोग फीडबैक बताएंगे कि हाँ आपकी यहाँ कमी हो गई, आप इसको यहाँ सुधारिए, आपको यहाँ ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था। ठीक है, पृष्ठ पोषण बोलते हैं फीडबैक को, पृष्ठ पोषण, कन्फ्यूज नहीं होएगा, पृष्ठ पोषण होता है फीडबैक का मतलब। ठीक है, एग्जाम में हो सकता है पृष्ठ पोषण लिख दे, या हिंदी की बुक में पृष्ठ पोषण ही लिखा रहता है जनरली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है कक्षा शिक्षण में मूल्यांकन की यह विश्वसनीय विधि है। कि विश्वसनीय विधि है मतलब सब चीज़ पृष्ठ पोषण सब चीज़ हो रहा है, मतलब ये को इसको हम एक मान सकते हैं कि अच्छा विधि है, विश्वसनीय, विश्वास करने लायक विधि है।
मतलब इसको ये नहीं कहेंगे कि फर्जी कोई बना दे। एक कक्षा में आप जा रहे हैं, एक एक पॉइंट को ध्यान दे रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, फिर उसका मार्किंग कर रहे हैं, मार्किंग करके विश्लेषण कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं, फिर तो ये सब चीज़ें क्या है, विश्वसनीय चीज़ों, विश्वसनीय डाटा हो गया ना, तो ये एक विश्वसनीय विधि है। अगला पॉइंट है, इस प्रणाली में शिक्षक का शिक्षण विश्लेषण क्या होता है। शिक्षक का ही तो शिक्षण विश्लेषण हो रहा है, शिक्षक का ही तो दिया जा रहा है कि वो छात्र के बीच कैसा उसका व्यवहार है, संबंध है, तो अंतःक्रिया में यही हुआ ना, तो शिक्षक का ही तो विश्लेषण हुआ। छात्र का विश्लेषण करके क्या करेंगे, छात्र का तो मूल्यांकन करेंगे कि एग्जाम टेस्ट वगैरह लेकर, ठीक है। अगला पॉइंट है, यह विधि शिक्षण तथा शिक्षक दोनों में सुधार लाता है। भाई शिक्षक में सुधार लाएगा तो शिक्षण तो सुधार अपने से जाएगा, तो ये दोनों में सुधार लाएगा। शिक्षक अगर कहीं कमी कर रहा है पढ़ाने में, तो उसको अगर सुधार दिया जाए तो शिक्षण अपने आप सुधर जाएगा, ठीक है। अगला, यह सूक्ष्म से सूक्ष्म कक्षा व्यवहार का निरीक्षण करने में समर्थ। जब वहाँ निरीक्षक वहाँ बैठा हुआ है तो हर चीज़ को देख रहा है ना, तो छोटे से छोटे चीज़ों को भी वो देख ले रहा है, ठीक है। छोटे को यहाँ सूक्ष्म कहा जा रहा है, छोटा और सूक्ष्म दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 37। फ्लैंडर्स विधि की क्या क्या सीमाएं हैं, मतलब क्या क्या कमियां हैं इसमें। कुछ हर कमी हर चीज़ में होता है, हर लोग में होता है, तो यहाँ भी कुछ कमी है, तो उसको देख लेते हैं क्या कमी है। कमी यह है, इस विधि से केवल कक्षा में शाब्दिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, शाब्दिक व्यवहार का, अशाब्दिक व्यवहार का अध्ययन नहीं होता है। मतलब अशाब्दिक व्यवहार में का अध्ययन करने का इसमें कोई विधि मेथड कोई नहीं दिया गया है, तो ये कमी हो गया कि अशाब्दिक चीज़ों का हम लोग विश्लेषण नहीं कर पाएंगे इस विधि से। दूसरा, इस विधि में पाठ्यक्रम, पाठ्य वस्तु, शिक्षण बिंदु या प्रकरण पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जाता। मतलब इसमें क्या है, टीचर क्या पढ़ा रहा है, क्या कौन सा पॉइंट पढ़ा रहा है, उसका कैसे एक्सप्लेनेशन कर रहा है, मतलब ये चीज़ नहीं उसमें है। शिक्षक का व्यवहार देखा जा रहा है, ना कि जो पढ़ा रहा है उसकी क्वालिटी क्या है। ये भी एक कमी है कि जो क्वालिटी पढ़ा, जैसे मान लीजिए कि न्यूटन का नियम बता रहा है, तो न्यूटन के नियम को कितने स्तर तक बच्चे समझ में, किस क्वालिटी से बता रहा है, कैसा कैसा एग्जाम्पल दे रहा है, इस क्वालिटी को नहीं देखा जा रहा है, बस पढ़ाने का तरीका को देखा जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ मतलब पाठ्य वस्तु, पाठ्य बिंदु, शिक्षण बिंदु, प्रकरण, इस सब पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है इस विधि में, तो ये भी एक कमी हो गई, कमी तो हुआ ना। अगला पॉइंट है, यह विधि कक्षा व्यवहार को मात्र 10 वर्गों का अध्ययन करती है, ठीक है। तो इसमें केवल 10 ही विधियाँ हैं, इसीलिए उसमें 10 है, तो इसमें 10 से 11वीं चीज़ों को नहीं ध्यान दिया जाता, मतलब 10 ही चीज़ों का अध्ययन करता है, जो उसमें 10 लिस्टेड है वही चीज़ पे अध्ययन होता है, ठीक है। अगला है, इस विधि बहुत कम ध्यान दिया जाता है। इस विधि में छात्र कथन की ओर, ये थोड़ा मिस्टेक है तभी गड़बड़ हुआ, इस छात्र कथन की ओर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। मतलब बच्चा जो पूछ रहा है, बोल रहा है, उस पर उतना ध्यान नहीं देता, मेन ध्यान दिया जाता है शिक्षक पे, शिक्षक का निरीक्षण करने पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक कमी है कि छात्र का भी थोड़ा सा निरीक्षण हो जाता तो और अच्छा हो जाता विधि, ठीक है। अगला है, इसमें प्रशिक्षित निरीक्षकों की आवश्यकता होती है। मतलब जो भी निरीक्षण करने जा रहा है वो एक प्रशिक्षित होना चाहिए, उसको वेल ट्रेनिंग दिया गया होना चाहिए कि आपको क्या क्या चीज़ें वहाँ देखना है, क्या क्या वाच करना है, क्या क्या लिस्ट बनाना है, ठीक है। ऐसे नहीं किसी अननोन आदमी को भेज के नहीं करा सकते, प्रशिक्षित होना चाहिए, उसको बारे में मालूम होना चाहिए, ठीक है, कि कौन कौन पॉइंट पे हमें ध्यान देना है और क्या क्या लिखना है, ठीक है। 10 चीज़ें हैं तो वो 10 चीज़ों का लिस्ट लेके जाएगा, बनाएगा कुछ कौन कौन चीज़ों पर ध्यान देना है, ठीक। अगला पॉइंट है, इस प्रणाली के प्रयोग में बहुत समय तथा शक्ति लगता है। भाई बहुत समय तो लगेगा, पूरा क्लास भर निरीक्षक बैठा रहेगा, तभी तो एक एक चीज़ों को ध्यान देगा, और उसका पूरा एनर्जी भी जाएगा, उतनी देर बैठा रहेगा तो केवल बैठने से नहीं होगा ना, उसको पूरा वॉच करना है, तो टाइम भी लगेगा और एनर्जी भी लगेगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है 38, ठीक है। फ्लैंडर्स विधि का अधिगम एवं शिक्षण में क्या महत्व है। महत्व क्या है भाई, अभी देख लीजिए। यह विधि सेवाकालीन शिक्षक के लिए भी लाभकारी है, मतलब जो टीचिंग कर रहे हैं, जो ऑलरेडी टीचर बन गए हैं, उनके लिए भी यह विधि लागू है, लाभकारी है, वो भी अपना सुधार सकते हैं, ठीक है। उनका भी निरीक्षण करके उनको सुधारा जा सकता है कि भाई आपकी यहाँ कमी है कैसे। दूसरा पॉइंट है, यह विधि अधिकतर शिक्षक वार्ता पर केंद्रित है, मतलब शिक्षक के बात करने पर केंद्रित है, मतलब शिक्षक कैसा व्यवहार कर रहा है उस पर केंद्रित है, ठीक है। अगला पॉइंट है, यह विधि कक्षा की गतिविधियों को जानने का विश्लेषणात्मक तरीका है, मतलब कक्षा के अंदर क्या क्या गतिविधि हो रही है उसके जानने का एक तरीका है, ठीक है। तो होप कि आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। अगला हम वीडियो बनाएंगे, अगला नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर 10, ये चैप्टर 9 था। तो मेरे वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। अगर आपको चाहिए कि आपको अच्छा नंबर लाना है और स्टडी मटेरियल चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। टेलीग्राम चैनल मेरे ये PDF के लिंक में, PDF में सामने दिख रहा है, लिंक दिया हुआ है, और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लास्ट में नीचे सबसे दिया हुआ है, उसको क्लिक करके डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं।
ठीक है। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमें एनर्जी मिले। आपके लाइक और शेयर और कमेंट से ही तो मुझे एनर्जी मिलता है, उस एनर्जी से हम अगला वीडियो फिर बनाते हैं, ठीक है। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी दीजिए हमको, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट और शेयर करिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।